हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एक बुक देख रहे थे आपकी यूथ कंपटीशन की। तो ये पूरा जनरल साइंस का, जनरल स्टडीज़ का पूरा पोर्शन है और प्राथमिक, मध्य और ये सभी जो एग्ज़ाम होते हैं इसके 40 नंबर का। और इसमें सब आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन हैं, सॉल्व पेपर हैं पूरे। तो वही कर रहे थे आपका। तो इसमें आपका मैंने करा दिया था, भारत का भूगोल करा दिया था। आज हम देखेंगे विश्व का भूगोल, ठीक है। तो ये भी एक पार्ट में आ जाएगा आपका। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरी बुक आपका ये सोल्यूशन करा देंगे और इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, चैनल पर विजिट कर दीजिएगा एक बार। क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्मांड एवं सौर मंडल। सूर्य एक क्या है? तो ये आपका एक पीला तारा है, येलो स्टार बोलते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट है, ये देखिए सूर्य एक पीला तारा है। सूर्य के पीले दिखने के पीछे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये प्रकाश का विकिरण बताया गया है। हम जानते हैं कि सूर्य से आने वाली किरणें 7 अलग अलग रंग की होती हैं और वायुमंडल से गुजरने के कुछ किरणें चारों ओर वायुमंडल में बिखर जाती हैं, जिससे सूर्य और उसकी रोशनी हमें पीली दिखाई पड़ती है और सूर्य का पीला तारा माना जाता है, ठीक है। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो पल्सर आपका बी, घूमते न्यूट्रॉन है, ठीक है। न्यूट्रॉन तारे होते हैं पल्सर। तो देखिए ब्रह्मांड में पल्सर घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं और 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इसमें अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त रूप से घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इसी अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता हुआ चला जाता है, अर्थात न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिणाम में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। इसे असीमित घनत्व के द्रव्य मुक्त पिंड को कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं? तो आपको पता होगा शुक्र ग्रह है, ठीक है। और इसे जुड़वा ग्रह माना जाता है। इसे सांझ का तारा या बोर का तारा भी बोलते हैं। शुक्र में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो उपस्थिति है 90 से 95% होती है और शुक्र बुध ग्रह के कोई उपग्रह नहीं होते हैं, ठीक है। ये ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य की पूर्व से पश्चिम की दिशा में परिक्रमण करता है, ठीक है, आपका जो शुक्र वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अक्षांश और देशांतर में देखिएगा, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। तो आपका ये देखिएगा, ये आपका देखिएगा दक्षिणी ध्रुव ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। तो ई वाला इसमें ऊपर में से कोई नहीं था, तो दक्षिणी ध्रुव में होता है। और समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय विस्तृत रूप से होता है, ठीक है। लेकिन ये अवक्षय अंटार्कटिक क्षेत्र में विशेष रूप से अधिक होता है और इसके फलस्वरूप यहाँ काफ़ी बड़े क्षेत्र में ओजोन की परत काफ़ी पतली हो गई है। ओजोन छिद्र पृथ्वी की सतह 15 से 30 किलोमीटर के बीच समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट है, ग्लोब पर 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई जो अक्षांश रेखाएं वो कितनी है? तो 179 है। अक्षांश रेखाएं 179, ठीक है। तो देखिएगा ये आपकी उत्तरी गोलार्ध में आपके कुल 89 है और दक्षिणी गोलार्ध में 89 है। तो आपकी टोटल इस प्रकार एक अंतराल पर कुल खींची गई अक्षांशों की संख्या जो होती है 179 हो जाएगी, ठीक है। और 179 में 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा भी सम्मिलित होती है। तो इसमें आपकी 89 होगी, जो आपकी 178 होगी और एक आपकी अक्षांश रेखा जोड़ दी जाती है। नेक्स्ट है, ये आपकी जो भूमध्य रेखा होती है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू या भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए। जब ग्रीनविच पर 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे होंगे का समय होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी 6 PM होगा, ठीक है, भूटान में। नेक्स्ट है, क्योंकि ये आपका 90 × 4 होगा जहाँ इसमें, तो 9×36 360 यानी कि 6 घंटे हो गया। इसमें आप 6 घंटे जोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, ये हो जाएगा डी वाला, ऊपर में से एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शीत कटिबंध जो होता है 66 डिग्री 66.5 से 90 के बीच दोनों गोलार्ध में होता है और इसमें टैगा, टुंड्रा, हिमाच्छादित प्रदेश आते हैं। और शीत कटिबंध के क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त के बीच स्थित होते हैं तथा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त के बीच होते हैं। भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण इन क्षेत्रों में केवल सूर्य की तिरछी किरणें ही पहुँच पाती हैं। नेक्स्ट है, यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 पूर्व में क्या समय होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए दोपहर के 2 बजे होंगे, ठीक है। तो 30 डिग्री है तो 30 का हो जाएगा 3 × 12 420 हो गया, सॉरी 120 हो गया। और आपका 120 यानी 6 × 12 2 घंटे का फर्क हो जाएगा, तो आपका 2 बज जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा ग्रीनविच में 16 डिग्री देशांतर पर अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी होती है और ये पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ती हुई लंदन के पास स्थित ग्रीनविच शहर से गुजरती हुई ग्रीनविच देशांतर के 1 डिग्री पूर्व बढ़ने पर 4 मिनट के समय में वृद्धि एवं डिग्री पश्चिम बढ़ने पर समय में 1
4 मिनट की कमी होती है। 1 डिग्री अगर पश्चिम बढ़ेगा तो 4 मिनट की कमी होगी, और अगर पूर्व में बढ़ेगा तो आपकी वृद्धि होगी। तो वही 120 घंटे यानी कि 2 घंटे का फर्क पड़ेगा। अब देखिए विश्व के महाद्वीप, देश, राजधानी एवं सीमाएं। तो साबुन का डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि आपका ऑप्शन में देखिएगा डी वाला, 1 से अधिक हो जाएगा। तो साबुन का देखिए ग्लिसरॉल होता है, पॉलीफॉस्फेट होता है, सल्फोनाइड और हाइड्रोकार्बन, ये सभी साबुन के डिटर्जेंट के प्रदूषक होते हैं, ठीक है। और गौरतलब है कि साबुन बनाने की आवश्यक वसा और तेल पौधे, जानवरों के निकाले जाते हैं। इसमें ट्राइग्लिसराइड बनाने वाली वसा के निकाले जाते हैं। इसे ट्राइग्लिसराइड बनाने के लिए वसा के प्रति अणु में 3 फैटी एसिड अणु मिलाए जाते हैं। इस प्रकार संदर्भित प्रश्न में 1 से अधिक विकल्प सकते होंगे। ये साइंस का दे दिया इन्होंने। अब देखिए सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दूसरा, ये अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। तो देखिएगा इसमें कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहला और तीसरा। तो देखिए इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा और रवांडा, केन्या से लगती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहला और चौथा, पहला और तीसरा। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी और सब में से मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसकी सीमा 3 देशों केन्या, युगांडा, तंजानिया से लगती है। विक्टोरिया झील श्वेत नील नदी का उद्गम स्रोत है और ये विस्फोट रेखा झील से उभर जाती है, ठीक है। अब देखिएगा कथन दिए गए, घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं। ब्राज़ील में सोने की सिराएँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट कारण देखिए, किसी समय में महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। देखिए घाना तट सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएँ पाई जाती हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि किसी समय में महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त है। नेक्स्ट है यूएई के रियासत राज्य, देखिए रियासी राज्य कौन से, तो ये वाले देख लीजिए, अबू धाबी है, दुबई, सरजा और अजमान, अल कैन और फिजेरा और रास अल खैमा, ये आपके हैं। नेक्स्ट है 7 राज्य हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को लेक सुपीरियर से संबंध में सत्य है। देखिए तो आपका लेक सुपीरियर जो है ना, ये कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। नेक्स्ट है, और ये अमेरिकी महाद्वीप ये के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। सुपीरियर झील विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है और यहाँ सुपीरियर सहित यूएसए की सीमा में संयुक्त रूप से जुड़ी हुई 5 झीलें पश्चिम से पूर्व देखिएगा, सुपीरियर, मिशिगन, हाइरन, इरी और ओंटारियो। नेक्स्ट है भूगर्भिक इतिहास एवं शैलतंत्र देखिए, खनिज में निम्नलिखित किस चट्टान के स्तर में जमा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, उपयोग में से ऐसे देखिए, तो खनिज जो होता है ना आपका किस प्रकार के विभिन्न प्रकार के शैल में पाया जाता है। कुछ खनिज होते हैं अग्नेय शैल में पाया जाता है, कुछ कायांतरित में पाया जाता है, और जबकि अन्य जो होते हैं अवसादी शैल में पाए जाते हैं। अग्नेय चट्टानों में प्रमुख रूप से देखिए लोहा, निकल, तांबा, सीसा, दस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना आदि प्रमुख होते हैं, ठीक है। अवसादी चट्टानों में देखिए खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयले के भंडार आदि प्रमुख हैं। और रूपांतरित चट्टान के उदाहरण देखिए फाइलाइट, सिस्ट और नीस, क्वार्टजाइट, मार्बल आदि हैं। भूपटल के टुकड़े मेटल के गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा गया, तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो आपके ये अवसादी में पाए जाते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ये अवसादी में पाए जाते हैं। तो अवसादी सेल का निर्माण होता है इसमें, नीचे जो जमा हो जाता है इसमें, और इसकी रचना संपूर्ण भूपृष्ठ का लगभग 75% आपका भाग अवसादी सेल का होता है। नेक्स्ट है पर्वत, पठार, मरुस्थल। निम्न में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है, तो नहीं पूछा गया इसमें। ये 3 में आया था, ये भी क्वेश्चन आया था 3 में। तो आपका डी वाला देखिए, उपयोग में से कोई 1 से अधिक हो जाएंगे। तो युवा वलित कौन सा नहीं, उपयोग में से एंडीज पर्वत को छोड़कर अरावली एवं अपलेशियन दोनों ही युवा वलित पर्वत नहीं है, ठीक है। एंडीज आपका केवल युवा वलित पर्वत है, बाकी ये दोनों एक भी नहीं है। ये प्राचीन वलित मोड़दार पर्वत हैं, ठीक है। ये वर्षों पहले बने थे, अरावली और अपलेशियन, और इन्हें मंद ढाल से इसके उदाहरण जैसे यूराल पर्वत, अरावली पर्वत, अपलेशियन पर्वत पुराने वलित पर्वतों के उदाहरण, ठीक है। और जब चट्टानों में पृथ्वी की अतिरिक्त शक्तियों के कारण मोड़ या वलय पड़ता है तो उसे वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तैयारी 3 में भी आया और 2 में भी आया। नेक्स्ट है दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग, तो ये आपका एक गोंडवाना लैंड है, दक्षिण प्रायद्वीपीय का। नेक्स्ट देखिएगा, गोंडवाना एक बृहद महाद्वीप था जिसका अस्तित्व नव प्रागजीव महाकाल से लेकर जुरासिक काल तक था। ये पेंजिया का दक्षिणी भाग था, उत्तरी भाग लॉरेंसिया कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी एवं भूकंप। रिक्टर स्केल किस मापन का पैमाना है, तो ये आपका देखिए सी, ये भूकंप का है, अर्थक्वेक बताता है ये।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने के लिए हेतु उपयोग में आता है? तो ऑप्शन बी मार्केली ये पैमाना है। नेक्स्ट है मार्केली पैमाना भूकंप की तीव्रता नापने हेतु प्रयोग में आता है। भूकंप की गहनता का मापन भूकंप की तीव्रता और उसके परिणाम से निकाला जाता है। जहाँ तीव्रता भूकंप मापन की गुणवत्ता इकाई है, इसी परिणाम मात्रात्मक होती है इकाई है। नेक्स्ट है भूकंप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए तो ये डी वाला है, उसमें से एक से अधिक। देखिएगा भूकंप जो होता है तरंगों के धरातल पर उद्गम के केंद्र के ऊपर स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप की भविष्यवाणी का अध्ययन जो होता है जानवरों के व्यवहार के अध्ययन एक कारगर उपाय है जिसे स्थानीय लोग, मुख्य जनजातियां व पहाड़ी वासी द्वारा अपनाया जाता है। भूकंप के दौरान तून जो होती है ना, 3 तरंगें होती हैं। एक प्राथमिक तरंग ये अंतरिक बोलते हैं, इसे पी तरंगें भी कहता है, और ये सबसे पहले धरातल पर पहुँचती हैं। एस तरंगों की तुलना में पी तरंगों से तरंगें जो होती हैं ना 66% अधिक तीव्र होती हैं। नेक्स्ट है द्वितीयक तरंग अथवा अनुप्रस्थ तरंगें, इसे यस तरंग भी कहते हैं, और ये केवल ठोस माध्यम में ही विचरण करती हैं। जो एल तरंगें होती हैं ना, ये सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं और सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अफवाह एवं नदियों के में स्थित नगर देखिएगा निम्न में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा वेनेजुला अमेजन का है। नेक्स्ट है और ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में एंडीज पर्वत से निकलकर दक्षिण अमेरिकी देश जैसे पेरू हो गया, ब्राज़ील, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गुआना, सूरीनाम के जलग्रहण क्षेत्र से प्रभावित होते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। महासागरीय जलधाराएं देखिए, एक एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर। देखिए एल नीनो धारा जो होती है प्रशांत महासागर में प्रभावित होती है। एल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से तापन की स्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट है जल संध्या एवं महासागरीय गर्त। देखिए पनामा नहर निम्न में से किसको जोड़ती है? तो ये आपकी देखिए ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर जोड़ती है। ठीक है, और इसमें काफ़ी व्यापार भी होता है। पनामा जो होती है नहर मानव निर्मित एक जलमार्ग है और ये पनामा देश में स्थित है। अब देखिए वायुमंडल एवं संघटक, तो वायुमंडल की किस परत में तापमान सबसे कम होता है? तो ऑप्शन नंबर सी मध्यमंडल में सबसे कम होता है। पहले तापमान बढ़ता है फिर कम होने लगता है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, ये सांद्रण विभिन्न ऊंचाइयों पर अलग अलग होता है। इस परत में क्षोभमंडल स्थित है, यहाँ पर मौसम की सभी घटनाएं होती हैं और इसका तापमान -58 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि समताप मंडल क्षोभमंडल से ऊपर 10 से 50 किलोमीटर तक फैला है, यहाँ तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मध्यमंडल की ऊंचाई 85 किलोमीटर फैली हुई है और इस परत में सबसे कम तापमान पाया जाता है, यहाँ का तापमान लगभग 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और इसके बाद ये बाह्य वायुमंडल या आयनमंडल या बहिर्मंडल पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की सतहों का सही क्रम है? तो देखिए पहला है क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। देखिए ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर होता है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, इसके पश्चात आपका क्रम आता है ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है वायु दाब, आर्द्रता एवं पवन संचार तथा चक्रवात। देखिएगा तो इसमें से भूमध्य सागर में भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलता है, तो कौन सा चलता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी विक्षोभ चलता है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है। पश्चिमी विक्षोभ को भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाला एक बहुरूष्ण उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में चिन्हित किया जाता है, जो एक निम्न दाब का क्षेत्र है तथा उत्तर पश्चिम भारत में अचानक वर्षा, बर्फबारी, कोहरे के लिए जिम्मेदार है। ये विक्षोभ अत्यधिक ऊंचाई पर पूर्व की ओर चलने वाली वेस्टर्ली जेट धाराओं के साथ यात्रा करते हैं। नेक्स्ट है शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल क्या है? तो ऑप्शन में देखिएगा ये सी वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपकी पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं वन एवं मृदा, तो मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी वेदरिंग द्वारा होता है, अपक्षय द्वारा। मृदा का निर्माण अपक्षय प्रक्रिया द्वारा होता है। अपक्षय या अपरदन के कारकों का चट्टान में विघटन होता है। चट्टान के अपक्षय पदार्थों के रंध्रों में कुछ वायुमंडलीय गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि का समावेश होता है। नेक्स्ट देखते हैं खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। बॉक्साइट सर्वाधिक उत्पादक कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया में होता है इसका। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश आपका है ये ऑस्ट्रेलिया। चीन बॉक्साइट में दूसरा है और बॉक्साइट एल्यूमिनियम और गैलियम का आयात करता है। बॉक्साइट जो होता है एल्यूमिनियम और गैलियम का। और बॉक्साइट का एक अवसादी चट्टान है और उल्लेखित है उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है?
तो आपके देखिएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे सी। तो ये है आपके गैर नवीनकरणीय, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन गैर नवीनीकरण प्रकार के संसाधन है। उदाहरण के लिए जो संसाधन निरंतर उपयोग के बाद समाप्त हो सकते हैं तो गैर नवीनीकरण होते हैं, और जो नहीं हो सकते हैं वो नवीनीकरण कहलाते हैं। ये पृथ्वी पर सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, इनका उपयोग स्थायी रूप से नहीं किया जा सकता है। जैसे जीवाश्म ईंधन और खनिज है, तो एक बार खत्म हो दोबारा नहीं आएंगे। महासागरीय प्रकृति के मुख्य खनिज घटक क्या है, तो देखिएगा सी है, सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। तो सियाल सीमा निफे होता है, और सियाल सीमा ये आपका सीमा वाला है, बीच वाला। तो किसी महासागर में ऊपरी परत को ही महासागरीय परपटी कहते हैं। महासागरीय परपटी में पाए जाने वाले मुख्य खनिज जो होते हैं सिलिका और मैग्नीशियम है। इसकी मोटाई 5 से 10 किलोमीटर होती है, और इसमें कायांतरित चट्टानों का अभाव होता है। और इसके विपरीत जो महाद्वीपीय भूपटटी में लावा, राख, चूना, जो पत्थर है, बलुआ पत्थर, कायांतरित चट्टानों की प्रधानता। इसी परपटी की मोटाई 30 से 50 किलोमीटर तक होती है। और देखिए मानव की प्रजातियाँ, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपातिक क्या होगा, तो बढ़ता है, ठीक है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट देखिएगा, जनसंख्या बढ़ने से मानव भूमि अनुपात बढ़ता है। विभिन्न देशों में जनसंख्या की तुलना सामान्यतः उन देशों की जनसंख्या के अनुपात में के रूप में की जाती है। इस विधि में मनुष्य और भूमि के अनुपात को ध्यान में रखते हुए तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस तरीके से किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या के वितरण को देश के क्षेत्रफल के समान रूप से वितरित करते हुए मानते हुए प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितनी जनसंख्या समाहित होती है के अनुसार गणना की जाती है। अब देखिए कृषि और पशुपालन, सुनहरा रेशा क्या है, तो आपका देखिएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। सुनहरा रेशा एक का अभिप्राय पटसन होता है, जूट होता है ये, और सबसे सस्ता प्राकृतिक रेशा होने के कारण जूट को सुनहरे रेशे से अभिग्रहित किया जाता है। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। देखिए बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए किसजी कहा जाता है, किजसी, ठीक है। तो ये खानाबदोश रूप में उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब देखिए स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश के, तो इसमें आपका सी लद्दाख मलेशिया, और इसमें जो सही है ना, देखिए स्थानांतरित जो अथवा जूम कैसी होती है मलेशिया और जावा में लद्दाख कहलाते हैं, और इसे श्रीलंका में चेन्ना बोलते हैं, और मैक्सिको में मिल्पा या कोनूल कोमिल कहते हैं, थाईलैंड में तमराई कहते हैं, म्यांमार में तुगिया या कागो, और कांगो में मसून कहते हैं, ठीक है। बाकी इसमें दिया है दीपा बस्तर जिला है, और बत्रा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, पोंडू आंध्र प्रदेश में, कुमारी पश्चिमी घाट में। अब विविध देखिएगा, चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है, देखिए आपका होता है ये वाला गली कटाव कहते हैं इसे, ठीक है, गली इरेजन बोलते हैं। और ये इसमें क्या होता है, चिकनी मिट्टी को काटता है इस और उस तो उसे उस गहरे चैनल को गली कटाव या अवनालिका अपर्दन कहते हैं। जिस प्रदेश में इसकी संख्या अधिक होती है उसे उत्खात भूमि कहते हैं। और मृदा अपर्दन के प्रमुख चरण देखिए, बूंद अपर्दन, परत अपर्दन, और रिल अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, धारा चैनल अपर्दन, अवनालिका अपर्दन। गली कटाव से प्रभावित 4 बृहद क्षेत्र जैसे पंजाब में शिवालिक क्षेत्र, चंबल यमुना दोआब, छोटा नागपुर प्रदेश, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, गुजरात में खंभात की खाड़ी क्षेत्र। अब देखिए निच्छालन प्रक्रिया संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक इसमें है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, तो ऊपरी सतहों से के अवयवों का अंतःस्राव द्वारा निचली सतहों में आने की क्रिया को निच्छालन कहते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में खनिज पदार्थ मिट्टी के निचले संस्तर में चले जाते हैं जो पौधों को जड़ों को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इस तरह के क्षेत्रों में लेटराइट मृदा पाई जाती है। अब देखिए सेलेक्टाइट एवं सेलेग्माइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं, तो ये ऑप्शन में सी, ये बर्फ द्वारा बनती है, ठीक है। तो सेलेक्टाइट क्या होता है, कंदराओं के चूने युक्त जल के टपकने से कंदरा छत के सहारे चूने के जवाब में उल्टे स्तंभ रूपी संरचना को निर्माण को सेलेक्टाइट कहते हैं। और सेलेग्माइट देखिए कंदराओं की छत से फर्श तक टपकने वाले चूना मिश्रित जल में निर्मित स्तंभ रूपी संरचना जो होती है सेलेग्माइट कहलाती है। जब कभी सेलेक्टाइट एवं सेलेग्माइट आपस में मिलती हैं तो इस संरचना को कंदरा स्तंभ कहते हैं। रोहतास पठार, कुटुमसर गुफा, चित्रकूट आदि में कंदराएं पाई जाती हैं। अब देखिए इसमें मैचिंग करनी है आपका, देखिएगा इसमें डायरेक्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3, 4, 2, 1। देखिए क्रिस्टोफर था कोलंबस, ये इटली का था, जैक्स कार्टियर ये फ्रांस, और सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम, फ्रांसिस मैगलन ये पुर्तगाल, ठीक है। थॉन्डिग्यूट जो महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है, तो आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। थॉन्डिग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय जो होता है आपका म्यांमार में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी।
और ये महोत्सव को म्यांमार का प्रकाश महोत्सव भी कहा जाता है। म्यांमार के लोग हर साल पूर्णिमा के दिन ये त्यौहार मनाते हैं। 42 है, देखिएगा, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी, समुद्र तल का फैलाव। ठीक है, देखिए 1960 के दशक में शुरुआत में भूवैज्ञानिक हैरी हेस ने समुद्र तल में फैलाव की प्रक्रिया को रखा, जिससे मध्य सागर की चोटियों पर वैसाल्टिक मैग्मा के समुद्र तल पर निर्माण शामिल था। कटक के हर तरफ समुद्र तल कटक गहरे समुद्र की खाइयों की ओर बढ़ता है। इसमें वह जलमग्न हो जाती हैं और जब जल यहाँ से गहरे समुद्र की तरफ चलता है तो नई परत का निर्माण होता है। और चूँकि ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसे नई परतें बनती रहती हैं। तो ये आपका लास्ट हो गया इसका पार्ट। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और इसकी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल पे आप विजिट कीजिएगा तो मिल जाएगी, और इसकी जो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, पूरा बुक का सोल्यूशन करा रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।